केंद्रीय उच्च भूमि में हमारा ये अब अगला टॉपिक आ जाता है इसमें छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले हिस्से को कवर करता है। ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर का, इसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ इसको घेरे हुए हैं। तो अगर हम पूछे कि अगर राज्य के अकॉर्डिंग तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का भाग आएगा। देखिए इसमें विस्तार झारखंड आता है पूरा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिमी बंगाल का सिर्फ एक जिला आता है वो है पुरुलिया, ये वाला हिस्सा जो है पुरुलिया वाला आ जाता है, और उड़ीसा का ये वाला हिस्सा, ये उत्तरी क्षेत्र उड़ीसा का आ जाता है। तो राज्य के अकॉर्डिंग तो ये आ गया। अगर हम सीमा की बात करें पठार की, तो यहाँ अपना रांची का पठार, यहाँ हजारीबाग का पठार और उधर राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ये तीनों कवर कर लेती है किस हिस्से को, इसको छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को कवर कर लेती हैं। तो ये पूर्वी पठार का जो हमारा पहला पार्ट है वो है हमारा छोटा नागपुर का पठार। बात करें इसको राजस्थान, इसको पूरे भारत के सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन की बात करें तो सर्वाधिक खनिज संसाधन किस में पाए जाते हैं, छोटे नागपुर के पठार में ही पाए जाते हैं। अगर बात करूं तो आपको तीन चीज़ों के अगर संरचना की बात करें, प्लस अगर मैं हजारीबाग का पठार एवं राजमहल की पहाड़, तीन ओर से अगर हम पठारों के बाद अकॉर्डिंग देखें, पहाड़ी के अकॉर्डिंग, तो तीन चीज़ तो ये आ जाती है। अगर राज्यों की बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से तो झारखंड है, बिहार का दक्षिण, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, टोटल 4 से 5 राज्य इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। भारत का खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कहा जाता है। इसमें दामोदर नदी वाली क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। जो दामोदर नदी है रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में जो नदी बहती है वो है दामोदर, जो इन दोनों को अलग करने का काम करती है दामोदर नदी, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को अलग करने का काम कर देती है, जिससे अलग अलग दिखाई देते हैं कि हजारीबाग का अलग है और रांची का पठार अलग है। अगर इसकी बात करूं तो जो दामोदर नदी क्षेत्र है, देखिए कोयले का सर्वाधिक भंडार की बात करें इस क्षेत्र में तो दामोदर नदी किसके लिए जानी जाती है, कोयले के लिए जानी जाती है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं, भारत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भंडार है। हजारीबाग की चोटी है, मैंने पारसनाथ की चोटी आपको बताई थी, हजारीबाग के पठार पे ही आपकी जो चोटी बताई थी पारसनाथ की चोटी। पार्श्वनाथ जैनों के जो तीर्थंकर थे इसलिए उनका वहाँ जैनों का बहुत बड़ा है, मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी थी। छोटा नाम जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके अलावा रांची के पठार से, रांची के पठार जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है, ये अपवा तंत्र में सारी नदियों में आई जाएगी। और इसी के पास रांची के पठार के पास ही हुंडरू जलप्रपात है, जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जगह है, ज़्यादातर देखिए भारत के विश्व के जितने भी प्रपात है वो पठारी क्षेत्र में, तो भारत के तो ज़्यादातर जलप्रपात पठारी क्षेत्र में ही है। और रांची के पठार पे कौन सा जलप्रपात है, हमारा हुंडरू जलप्रपात। और इसी के पास हमारे कौन सी हजारीबाग पे पड़ती है, पार्श्वनाथ की चोटी, जो कि मैंने जैनियों का तीर्थ स्थान बताई दिया था आपको। इसके अलावा अगर बात करें किस चट्टान से निर्मित है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। किससे बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। और चट्टानों के बारे में मैंने बताया, ऊंची स्लैब होती है, द्वीपीय रूप में, अगर छोटा सा अलग से देखें तो द्वीपीय रूप में दिखाई देता है। वैसे तो ये इसको पाट भूमि भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर मैं छोटे नागपुर के पठार की बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार पठार का जो ऊंचा हिस्सा है उसे कहते हैं पाट भूमि, ठीक है। पठार के जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। और उत्थित भूमि, पाट भूमि मतलब एक उत्थित भूखंड है, उत्थित मतलब ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र। तो अगर पाट भूमि का कहीं पे भी आपको शब्द दिखाई दे, सुनाई दे, देखने को मिले तो समझ जाइए वो कैसा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र है, एक पहली चीज़ है। भारत का रूट प्रदेश भी कह सकते हैं, जैसे जर्मनी में रूट प्रदेश है, वहाँ खनिज संसाधन है। भारत का रूट प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। जिले आ गए
किस किस से घिरा हुआ है, मुख्य नदी कौन सी है, दामोदर नदी, और दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक कोयले भंडारण के संबंध में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है, जो कि किसको अलग करती है, रांची के पठार को, हजारीबाग है। स्वर्णरेखा नदी भी है, रांची के पठार के पास से हुंडरू जलप्रपात निकलता है, विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं वहाँ पे, जल विद्युत परियोजना, वहीं से सिंचाई सुविधा भी की है। और अगर पूछा जाए किस चट्टान से बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, और इसमें जो ऊंचा उठा हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, पाटभूमि के। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। दूसरा आ जाता है इसमें छत्तीसगढ़ बेसिन। देखिए मैंने इसके 3 पार्ट किए, पूर्वी पठार के, छोटा केंद्रीय भूमि पहले पढ़ चुके, छोटा नाग, अब है छत्तीसगढ़ बेसिन। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ अपना ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का ही पड़ेगा, ये पूरा हिस्सा भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़ जो हमें मिला। तो ये जो बेसिन है इसको अगर मैं दूसरा नाम दूँ, छत्तीसगढ़ बेसिन को कहते हैं महानदी बेसिन। एक नाम तो हो गया छत्तीसगढ़ बेसिन और दूसरा नाम इसका मतलब महानदी के द्वारा। बेसिन का मतलब क्या है, आपके घरों में वॉश बेसिन आपने देखा है, ऐसा ही तो होता है वॉश बेसिन, या छेद होते हैं उसमें से, नली में से, तो जो बीच में से घेरा और इसके ये किनारे उठे हुए हों तो सारी चीज़ बह के आएगी। तो ऐसी संरचना जहाँ देखने को मिले वो क्या हो जाती है, बेसिन। एक तरीके से वॉश बेसिन जो बनाए गए यही प्रकृति से लिए गए उदाहरण ही है जो कि हमने बनाए हुए हैं। बना कैसे, कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार हमें जरूर पता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा। अब तो उड़ीसा नहीं है, उसे ओडिशा कहते हैं, ओडिशा कह लो या उड़ीसा, बात एक ही है। मैं दोनों नाम मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि हमें वर्तमान नाम भी पता होना चाहिए। इन दोनों राज्यों में है छत्तीसगढ़ बेसिन मुख्य रूप से। और ये किसके कारण बना निर्माण किस कारण हुआ है इसका, अवतलन के कारण, अवतलन या धसाव के कारण निर्माण। हिसाब कब होगा, जब वलन की प्रक्रिया होगी तो एक हिस्सा ऊंचा उठेगा ये वाला और एक हिस्सा नीचे जाएगा। तो ये हिस्सा जब छोटा नागपुर का उठ गया तो अगला हिस्सा नीचे धसाव जाएगा। तो धसाव के कारण जो महानदी बेसिन बना है वो इसी क्षेत्र में बना है। तो इसको अगर हम और डिवाइड करें, निर्माण की बात कर ली, अवतरण के कारण और धसाव के कारण, छोटा नागपुर के पठार में जो रांची का पठार का हिस्सा था, रांची के पठार को दंड कारण, क्योंकि यहाँ से निकलती है अपनी नदी, ठीक है, तो ये तो हो गया रांची का पठार, अपना रांची का पठार, और ये दंडकारण्य। तो दंडकारण्य और रांची के पठार को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है, महानदी। ये चीज़ देखिए, रांची के पठार और हजारीबाग को अलग कौन सी कर रही थी, दामोदर नदी। अब रांची के पठार और दंडकारण्य के पठार को अलग करने का काम कौन सी कर रही है, महानदी कर रही है, ठीक है। अलग करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महानदी है छोटे नागपुर के पठार को अलग करने के कारण क्या करती है, स्पष्ट रेखा का निर्धारण कर देती है, पठारों को अलग रूप से प्रदर्शित करने का काम कर देती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, महानदी की सहायक नदी, तो महानदी की अगर सहायक नदी की करनी है, हसदो है, मांड है, ईव है आदि। ये सारी नदियाँ जो कि इस क्षेत्र में इस बेसिन को भरने का, इनके द्वारा लाए गए जो निक्षेप है उनसे इस मैदान बेसिन को भरा गया है। और इसी कार्य में यहाँ पे नमी रहती है तो उपज भी अच्छी पैदावार होती है। अगर बात करें कि इसमें किसकी संरचना पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र की अगर बात करूँ तो इसमें कौन सी, क्योंकि पठारी बाग गोंडवाना लैंड कॉल कर, तो गोंडवाना लैंड की संरचना पाई जाती है। ध्यान रखिएगा किसकी संरचना, गोंडवाना क्रम की संरचना। तो इस बेसिन में जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें किस क्रम की संरचना पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। और ये भी किसके लिए जाना जाता है, कोयले के भंडार। देखिए महानदी आ जाए, गोदावरी नदी आ जाए, दोनों किसके लिए फेमस है, कोयले के भंडार के लिए। तो भारत में अगर बात करें सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, 85% हमारे भारत में बिटुमिनस कोयला मिलता है। भारत में नहीं, विश्व में 85% कोयला बिटुमिनस ही है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिलता है और सबसे कम मात्रा में हमें मिलता है एंथ्रेसाइट। जो अपना पीट वगैरह है वो तो घटिया किस्म का है, एंथ्रेसाइट अच्छी किस्म का है तो वो बहुत कम जगह मिलता है। भारत में तो कश्मीर कांगड़ा घाटी वाले क्षेत्र में मिलता है।
और बाकी का जो लिग्नाइट है वो घटिया किस्म के होने के कारण उद्योगों में कमी हुई है, औद्योगिक कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा बेसिन, छत्तीसगढ़ का बेसिन, ठीक है। बेसिक रूप से छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में और महानदी बेसिन भी से कह सकते हैं, ठीक है। अगला तीसरा हो जाएगा हमारा दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये जो हमारी संरचना है ये है हमारी दंडकारण्य का पठार, इस वाले की बात, दंडकारण्य का पठार। इसके बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ दिखता है, ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये वाला हिस्सा इसका उड़ीसा में चला गया, ये हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में, ये नॉर्थ वाला हिस्सा ये छत्तीसगढ़ में चला गया, ये आंध्र प्रदेश और ये वाला हिस्सा तेलंगाना में। तो 4 राज्यों को कवर करता है तेलंगाना, ये अपना दंडकारण्य का भाग। तो अगर बात करें भारत के मध्यवर्ती भाग में आता है, तो मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको दंडकारण्य, मध्यवर्ती पठार के नाम से भी इसे कह सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ बहुत है, ऊबड़ खाबड़ पठार, ज़्यादातर तो बीच का भाग पठार का क्या होता है, समतल और किनारे ढालूमा, लेकिन इसके जो ये है ये ऊबड़ खाबड़ पठार है, ठीक है। अनुपजाऊ है, ऊबड़ खाबड़ है तो अनुपजाऊ भी होगा, ठीक है। लेकिन खनिज संसाधन बहुत मिलते हैं इसमें, जैसे छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, ऐसे दंडकारण्य का पठार भी अपने खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। तो इसमें बात करें तो गोदावरी नदी, ये वाला क्षेत्र गोदावरी नदी का, तो नदी कौन सी आएगी, देखो ज़्यादातर मैं नदियों को भी मेंशन कर रही हूँ, गोदावरी नदी क्षेत्र। तो गोदावरी और गोदावरी की क्या आ जाएंगी इसमें, उसकी सहायक नदी प्लस सहायक, सहायक नदी में मुख्य रूप से देखो बात करें इंद्रावती, इंद्रावती ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, सबसे उद्गम इसी क्षेत्र में होता है गोदावरी। और इसकी जो इंद्रावती नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, दंडकारण्य के पठार से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखना है। भारत में अगर कहें टिन, देखिए गोदावरी किसके लिए, टिन धातु, जीके का क्वेश्चन, खनिज संसाधनों की दृष्टि से। यहाँ खनिज संसाधन भी मैं बताती जा रही हूँ आपको, जैसे मैंने आपको महानदी भी बताई थी, ठीक है, और आपको ऊपर बताई थी महानदी। तो ये जो क्षेत्र वो कोयले के लिए थे गोदावरी, और ये महानदी है वो तो कोयले के लिए, और गोदावरी किसके लिए, टिन धातु के लिए फेमस है। तो दंडकारण्य में एक जगह बताती हूँ, बस्तर, बस्तर जिला काफ़ी फेमस है। तो टिन धातु का सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है हमारा, बस्तर जिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य का पठार। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे तेलंगाना क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब हम बात करते हैं, देखिए केंद्रीय उच्च भूमि हो गई, उत्तर पूर्वी पठार हमारा हो गया। अब आ जाते हैं दक्कन का पठार, चौथा हमारे ये मालवा हो गया था, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, शिंगलांग और मेघालय का पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया। अब हमारे पास रह गया दक्कन का पठार। तो दक्कन का महाराष्ट्र वाला हिस्सा आ गया, इसको ये वाला आ गया, इसमें दूसरा कर्नाटका का पठार, तेलंगाना के नीचे ये वाला हिस्सा, ये आ जाता है हमारा आंध्र का पठार। तो हमारे तीनों पठार इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सबके अलग अलग डिवीज़न पढ़े तो हमें इसका डिवीज़न भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें दक्कन के पठार की हम बात करते हैं तो दक्कन के पठार में सबसे पहला आता है हमारा दक्कन ट्रैप। इसका मतलब दक्कन ट्रैप हम कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र की बात, इसमें अपना पूरा महाराष्ट्र वाला भाग आ रहा है, पूरा कुछ एमपी का भी भाग आ जाएगा, लेकिन ये पूरा हिस्सा हमारा तकरीबन महाराष्ट्र वाला आता है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तर पूर्व में नागपुर तक का क्षेत्र इसमें आता है, हमारा दक्कन ट्रैप में आता है। ये पूरा लावा निर्मित है, लावा निर्मित है तो इस वजह से यहाँ कैसी चट्टानें पाई जाएंगी, लावा से जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है, बेसाल्ट चट्टान बनती है। तो बेसाल्ट चट्टान क्षेत्र है। और अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी बनेगी, काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है, गन्ने के उत्पादन के लिए, लेकिन कपास का बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अरब सागर पड़ जाता है,
और अरब सागर से आने वाली नमी वो कपास के लिए बहुत अच्छी है। तो गुजरात में भी इसका इफेक्ट पड़ता है और अपने महाराष्ट्र में भी। तो सबसे ज़्यादा कपास की जो मिलें हैं वो भी इसी क्षेत्र में, या अभी वर्तमान में जो डेवलप हुआ है वो तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी डेवलप हुआ है इसके लिए। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें, मैंने कहा कपास हो सकता है, दलहन हो जाता है, आपका गन्ना बहुत अच्छा होता है। तो कृषि की उपजों के हिसाब से भी ये बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र है। अगर मैं इसकी बात करूं कि विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में मुख्य नदी की मैं बात करूं तो कौन सी नदी? गोदावरी नदी का। मैंने गोदावरी नदी पहले भी बताई थी, टिन के लिए भी जानी जाती है, कोयले के लिए भी, भंडारण के लिए क्षेत्र जाना जाता है। और इस क्षेत्र में मैं पहाड़ियों की बात करूं तो देखिए, पहाड़ियाँ मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में बताई दी थी, अपनी सतपुड़ा, हरिश्चंद्र, अजंता एवं बाला की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियाँ भी यहाँ आ गई। तो ये वो पूरा जो हिस्सा अगर गौर से देखें तो पश्चिमी सह्याद्री वाला क्षेत्र, और पश्चिमी अगर सह्याद्री की हम बात कर रहे हैं तो इसमें पश्चिमी घाट आ जाएगा और इधर से हमारा पूर्वी घाट है। क्योंकि अभी हम पठारों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम पठारी संरचना पे ध्यान देंगे। तो इसमें पहाड़ियाँ आ जाएंगी, और पहाड़ियों का महत्व मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ विस्तारित है। तो ये हो गया हमारा दक्कन ट्रैप का क्षेत्र। दूसरा आ जाता है इसमें हमारा जो मोस्ट मेट है, अगला है हमारा कर्नाटक का पठार। सेकेंड हमारा आ जाता है कर्नाटक का पठार। ये हिस्सा जो आपका यहाँ मैंने डॉट डॉट में बनाया हुआ है, ये हमारा क्षेत्र है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। अगर मैं इसको बात करूँ तो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है, एक तरीके से पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। और पर्वतीय पठारी क्षेत्र को यहाँ पे पश्चिमी घाट से टच जो करता है, ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ कहते हैं मलनाड। पश्चिमी घाट और कर्नाटक के पठार की जो सीमा जहाँ मिलती है, वहाँ पे स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग इसे मलनाड क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, नीचे मैंने आपको बताई थी, बाबा बूदन यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ आ गए थे, ये वाला क्षेत्र मलनाड, ये पूरा मलनाड क्षेत्र में आता है। ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बाबा बूदन की पहाड़ियाँ बताई थी, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी। इस क्षेत्र की, अगर कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी की आपसे बात की जाए तो कौन सी पहाड़ी है? बाबा बूदन की पहाड़ी है। ठीक है। और मुल्लनगिरी के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी इस पठार की, सबसे मुल्लनगिरी चोटी सबसे ऊंची, इसकी कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लनगिरी चोटी। इसको देखिए कई जगह अलग नाम से भी, आपको मुल्लयानगिरी के नाम से भी सुनने को मिलेगा। लेकिन इसको अगर मैं बात करें एटलस में, कुद्रेमुख को बाबा बूदन की सबसे ऊंची चोटी, कुद्रेमुख जो यहाँ बताया था उसकी सबसे ऊंची चोटी बाबा बूदन है। लेकिन उससे भी ऊंची का अगर देखें समुद्र तल से हाइट की बात करें तो मुल्लनगिरी। ऑक्सफोर्ड में आपको बाबा बूदन ही मिलेगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या बताया है। अगर बात करें मलनाड, जो मलनाड क्षेत्र, ये वाला मलनाड की बात करें तो इससे जो कम ऊंचे पठारी क्षेत्र, ये ऊंचा पठारी क्षेत्र, इससे थोड़े से जो कम ऊंचे पठारी मैदान क्षेत्र होते हैं उनको मैदान कहते हैं। मान लीजिए ये मलनाड का क्षेत्र, ये अगर इतना ऊंचा है, ठीक है, और इससे थोड़ा कम ऊंचा है तो यहाँ इसको क्या कह देते हैं? मैदान। इसकी अपेक्षाकृत, सबकी अपेक्षा में इसकी अपेक्षाकृत अगर ये कम ऊंचा है तो इसको यहाँ के क्षेत्र में मैदानी कहते हैं। लेकिन इसकी अपेक्षाकृत थोड़ा कम ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा नहीं, थोड़ा कम ऊंचा है। अपेक्षाकृत की बात करें, इस मैदानी क्षेत्र से थोड़ा सा कोई ऊपर उठ जाए, इसको तो मैदान, इसके बराबर तो नहीं है लेकिन इससे थोड़ा सा ऊंचा आ जाए तो वहाँ पे उसके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं। जैसे आपका बंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार। तो इसी संरचना में ये वाला हिस्सा जो आ जाता है, ये आ जाता है अपना मैसूर का पठार। मतलब मलनाड की अपेक्षाकृत नीचा है,
और मलनाड से, और अगर मैसूर के पठार से भी थोड़ा और अगर नीचे है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र। मतलब वहाँ पे तो पूरा ही क्षेत्र पठारी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा भी उन सबसे थोड़ा नीचा हिस्सा होता है, तो उस क्षेत्र में स्थानीय लोग उसको मैदान के नाम से जानते हैं। अगर मैं कर्नाटक के पठार की बात करूँ तो धारवाड़ संरचना से निर्मित है। पहले मैंने आपको जियोलॉजिकल और बताए थे सारे। तो कर्नाटक की जो पठार की संरचना है वो कौन सी है, धारवाड़ क्रम। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये निर्मित है। तो आपको मैंने धारवाड़ बताई थी कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी चट्टान कहाँ से है। तो इसका धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिज बहुत पाए जाते थे। मैंने धारवाड़ क्रम बताए थे, तो इसका मतलब कौन से खनिज आ जाएंगे हमारे, धात्विक खनिज। धारवाड़ क्रम आते ही आपको कौन से खनिज क्या बताने हैं, धात्विक खनिज बताने हैं। तो खनिजों की भी पता पड़ गई आपको। और मैसूर के पठार की बात करें, और अगर मैंने बाबा बुदन का क्षेत्र कहा है, तो अगर बाबा बुदन की पहाड़ी की बात आती है तो किसके लिए जानी जाती है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। और इसमें जो मैसूर का पठार मैंने आपको बताया है, वहाँ पे मैसूर का पठार जो है, यहीं से मैसूर के पठार से कौन सी नदी अपनी, कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी। ये हमें अगले चैप्टर में काम आएगा कि नदियों का प्रवाह कहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा हम यहीं से मेंशन करते हुए चलते हैं। तो कावेरी नदी यहीं से निकलती है। इसके अलावा बात करें हम, इसमें कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, शरावती है, भीमा, ज़्यादातर इसी क्षेत्र से है, लेकिन मुख्य नदी मैंने कावेरी आपको मेंशन की है। शरावती नदी जो है वो, उस पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा, यह इसका एक नाम है, जोग जलप्रपात कहाँ पे है, शरावती नदी। ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको कर्नाटक बताना ही है, कहाँ पे है, शरावती नदी पे। नाम क्या है, तो दोनों के नाम अगर आ जाए तो एक ही बात है। इसे एक नाम और अभी एक और मेंशन कर देती हूँ, महात्मा गांधी जलप्रपात। कंफ्यूज मत होइएगा, गरसोप्पा भी कहते हैं, जोग भी कहते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात। जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक एग्जाम में नहीं, तकरीबन हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन एक न एक बार आ ही चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुंचिकल्प जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल्प जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए, जब मैंने गरसोप्पा बताया तो भारत का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुंचिकल्प भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि अगर हाइट की बात करें तो हाइट है 455 मीटर। हाइट भी पता होनी चाहिए कितनी हाइट है, 455 मीटर ऊंचा है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में जगह है शिवमोगा। कर्नाटक के शिवमोगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। पहले नंबर का भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल्प, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, ठीक है। किस नदी पे है, वाराही नदी पे स्थित। वराह अवतार से याद कर लीजिएगा, वराही नदी पे कितना ऊंचा है, 455 मीटर, और कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, ठीक है। ये वर्तमान में जो अपने डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कर्नाटक के पठार में,
पश्चिमी जो हमारा घाट है उसका संलग्न क्षेत्र है। ये जो संलग्न क्षेत्र है उसे हमें स्थानीय भाषा में मल्नाड के नाम से जाना जाता है। मल्नाड एक पठारी क्षेत्र ही है। मल्नाड से नीचे जो जितने भी स्तर हैं उनको वहाँ के लोग मैदान कहते हैं। और मैदानों से अगर मल्नाड से थोड़ा सा नीचा और मैदानों से थोड़ा ऊंचा जो क्षेत्र है वहाँ पे उन क्षेत्रों को वहाँ के अलग होकर क्या कहलाता है, अन्य पठार, मैसूर का पठार क्षेत्र आ जाता है। उसको बेंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार कहते हैं। कर्नाटक के पठार में थोड़ा उससे कम कौन सा है, मैसूर का पठार है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की, और जिसमें कौन से खनिज पाए जाएंगे, धात्विक खनिज पाए जाएंगे। मैसूर पठार से कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, आपको ध्यान रखनी है। गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें, शरावती नदी भी यहाँ से निकलती है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मुंशीकल जो कि शिमोगा में है, 455 मीटर है, और किस नदी पे, वाराही नदी पे। तो ये हो गया हमारे कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको मुल्लागिरी बताई दी थी। अगला है हमारा आंध्र का तीसरा। दक्कन ट्रैप हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया। अब हमारा किसका हो गया, आंध्र का पठार। आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो कवर करेगा वो आंध्र का पठार कहता है। इसके अंतर्गत जो इस पठार में आता है, तो एक तो आता है रायल सीमा का पठार, इसी के पार्ट में इस पठार के दो पार्ट कर देंगे। तो एक तो आ जाता है हमारा रायल सीमा का पठार, और दूसरा इसी में हमारा जो ये वाला पार्ट आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा तेलंगाना का पठार। तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला हिस्सा तेलंगाना का पठार। जो बचा हुआ हिस्सा जो है इधर वाला, ये हमारा रायलसीमा का पठार। तो इस पठार के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें तो कृष्णा नदी के बेसिन, कहाँ से, इसका कृष्णा नदी के बेसिन जो क्षेत्र है वहाँ से इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें नदियों के आधार पे इसीलिए याद होता है। बेसिन के क्षेत्र क्या कहते हैं हम, रायसीमा का पठार। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी पठारी, कृष्णा नदी के दक्षिणी पठारी, ये दक्षिण वाला हिस्सा पठारी भाग को हम क्या कहते हैं, रायसीमा का पठार। ठीक है, अब इसकी अगर हम और डिवीज़न करें और अच्छी तरह समझना हो तो इसकी हम ये भी कह सकते हैं, जैसे वैली कोंडाई, पाल कोंडाई, नल्ला मलाई। मैंने आपको नल्ला मलाई बताई थी। पालकोंडा आदि पर्वत इसी में आते हैं, पर्वत श्रृंखला किसमें आती है, हमारी रायलसीमा के पठारी क्षेत्र में। यही थी ना हमारी नालकोंडा, पालकोंडा वाली क्षेत्र, तो वो इसी क्षेत्र में हमारी समाहित होती है। ठीक है, इसी की अगर मैं कृष्णा नदी के उत्तर की बात करूँ तो तेलंगाना, देखिए कृष्णा नदी का दक्षिण का तो ये भाग हो गया कौन सा, रायलसीमा, और इसका उत्तर का भाग क्या हो गया, हमारा तेलंगाना का भाग। तो इस नदी की सीमा से हमें पता होगा कि उत्तर में तेलंगाना और दक्षिण में जिसे हम रायलसीमा का पठार के नाम से जाना जाता है। इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो क्या होता है कि जो हमारे पठार के उपजाऊ अनुपजाऊ हिस्से भी निकाला जाता है। तो दक्षिणी हिस्सा ज़्यादा उपजाऊ है बजाय उत्तरी के। कारण बता दूं, क्योंकि जब नदी आती है तो गिरते समय, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय यहाँ डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाएगी तो मैंने कहा था डेल्टा के बनने से पहले वो अपवाह पंजाकार हो जाता है, चापाकार हो जाता है, या वृक्षानुमान होता है, तो वो अपने सारे अवसाद छोड़ के जाती है। तो वहाँ की मिट्टी नमी भी होती है, उपजाऊ भी होती है। तो ये कृषिगत उपजों के लिए दक्षिण वाला हिस्सा, इसका मतलब ये हिस्सा ज़्यादा है उपजाऊ। तो उपजाऊ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें कृष्णा और गोदावरी में, कृष्णा एवं गोदावरी नदी, इनके बेसिन के मध्य, इम्पोर्टेंट है कोल्लेरू झील, वेरी इंपॉर्टेंट, जीके के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थित किस किस के बीच है, कृष्णा और गोदावरी कोल्लेरू झील स्थित है। और इसको अगर मैं कहूँ जीके का क्वेश्चन कैसे निकलता है,
एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि क्षेत्र, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, आरएएस में भी आ सकता है। कोल्लेरू झील किसके लिए जाए? एशिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र के क्षेत्र से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा आंध्र का पठार, या जिसे हम रायसीमा का पठार। देखिए आंध्र के पठार के 2 पार्ट हैं, तेलंगाना, और तेलंगाना हम पढ़ चुके हैं, रायसीमा का पार्ट हमारा हो गया। तो ये सारे हमारी हो गई पठारी संरचना, ठीक है। अब हमारे देखिए पठार हो गए, पहाड़ियाँ हो गई। अब मैंने कहा था लास्ट में अपने घाट जो है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो हमारे जो पश्चिमी घाट है उसका जो हमारा विस्तार है, इसको पश्चिमी घाट या सह्याद्री, सह्याद्री जो नाम है स्थानीय भाषा का, महाराष्ट्र का नाम है। सह मतलब इस तट के साथ साथ चलने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, ऊंची है, तो इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे ताप्ती नदी, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में ना गिर के किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो जिसका ढाल हमारा किधर है? पश्चिम की ओर। उस नदी से लेके, इसका मतलब अगर हम बात करें इसकी कि कहाँ से, ताप्ती नदी का मुहाना। देखिए जो भी नदी अरब सागर की ओर गिरती है वो डेल्टा निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी मतलब मुहाना बनाती है। और जो नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं वो तकरीबन सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ हम करें ताप्ती नदी के मुहाने से, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लेके यहाँ तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार है। तो हम इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ गए? इतने क्षेत्र में देखिए गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया और तमिलनाडु, क्योंकि कुमारी अंतरीप तो हम तमिलनाडु की बात करें तो पूरा विस्तार ये हमारे पश्चिमी घाट का हो गया। अगर इस क्षेत्र की टोटल लंबाई की बात करूं तो ये यहाँ ताप्ती के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। और ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई तो 1000 से 1300 मीटर इसकी औसत, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। या इसको दोनों का लगभग निकालना है औसत तो 1200 भी मिल जाएगी आपको, लेकिन एग्जैक्टली 1000 से 1300 मीटर इस क्षेत्र की औसत समुद्र से ऊंचाई है। अब इस क्षेत्र में बात करें कि कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं या इसका विस्तार क्या है, कहाँ कैसे बनी है, तो देखिए इसका निर्माण जो हुआ था एक्चुअली में ये गोंडवाना लैंड का ही, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग था, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है इसका एक खंड जमीन अरब सागर की ओर धंस गया और ये एक तरीके से कगार है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि कगार नुमा संरचना किस स्थलाकृति को प्रकट करती है, तो कगार नुमा संरचना पश्चिमी घाट को प्रकट करती है। इसका जो पश्चिमी घाट है वो तो तीव्र है और पूर्व की ओर थोड़ा मंद ढाल है। सह्याद्री का पश्चिम का जो ढाल है वो तीव्र है और पूर्व का ढाल थोड़ा मंद है, तो वहाँ सीढ़ी नुमा खेती भी की जा सकती है। तो ढाल भी पूछा जा सकता है। कगार नुमा संरचना जिसका एक हिस्सा समुद्र में धंस गया था, उसके कारण ये हिस्सा ऊंचा उठा और ऊंचा उठने के कारण ये सह्याद्री का निर्माण हुआ। अब ये जब सह्याद्री आती है तो इसका जो डिवीज़न हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कुछ दर्रे 2 पहाड़ों के बीच में पतला सकरा रास्ता जो होता है वो होता है, जो कि मैंने आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में भी बताए थे, जो जिला दर्रा, अपना पीर पंजाल दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय, देखिए सबसे प्रायद्वीप का मतलब सभी को पता है ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र में, सिर्फ भारत की नहीं करें, विश्व में बहुत सारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र हैं जो कि 3 ओर से किससे घिरे होते हैं? जल से घिरे होते हैं। तो ये वही क्षेत्र। अब इसमें जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है इसमें भी कुछ दर्रे हैं, जैसे हमारा सबसे पहला है थालघाट दर्रा, जो कि किसको, मुंबई को नासिक से और नासिक को कोलकाता से, मुंबई से नासिक और नासिक से कोलकाता वाला मार्ग, ये पूरा अटैच हो जाता है। तो एक तरीके से बात करें पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? एक क्वेश्चन तो यही हो गया, पश्चिमी भारत, ये पश्चिम हो गया और पूरब ये हो गया। पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? हमारा थालघाट दर्रा। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला दर्रा हो गया हमारा भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से और पुणे को चेन्नई से, चेन्नई वाला हिस्सा अपना यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? हमारा भोरघाट दर्रा। अब ये जो सह्याद्री है इसको समझने के 2 पार्टों में, गोवा से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निकलती है, ठीक है। ये 16 डिग्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो कि इस सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका ऊपर वाला भाग उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री में हमने पढ़ी थी अजंता की पहाड़ियाँ, इसके अलावा
हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, बालाघाट की, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे। इसमें चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची उत्तरी भारत की अगर चोटी है तो वो कलसूबाई है, जो 1646 मीटर ऊंची है। दूसरी इसमें महाबलेश्वर है, जो कि अपनी पुणे के पास नीचे आ जाती है। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, 1892 मीटर। अगर आपसे पूछी जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुद्रेमुख है, ना कि क्योंकि दोनों को मिला के पूछ रहे हैं वो उत्तर या दक्षिण करके। अगर उत्तर दक्षिण करके पूछे तो अलग है, लेकिन अगर पूरी की पूछी जाए तो कुद्रेमुख उसमें सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 1892 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसके बाद ये जो पर्वत श्रृंखला मैंने कहा था कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जाती है, इसके भाग की अगर बात करें तो इसमें फिर से दर्रे पड़ते हैं। कुद्रेमुख के जस्ट नीचे जो जोड़ने का काम करती है उत्तर दक्षिण में, वो है पालघाट दर्रा, जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। दूसरा इसमें नीचे आ जाते हैं तो इसमें अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ पड़ जाती है। देखिए ये श्रृंखला यहाँ पूरी कंटिन्यू है, फिर इसमें गैप आ जाता है, क्या दर्रेनुमा मतलब जैसे यहाँ पे गैप आए थे ना, गारो गैप, राजमहल गैप, ऐसे यहाँ पे गैप आ जाता है, मतलब घाट में ये घाटी स्थिति आ जाती है, जो कि शेनकोट दर्रा, ये शेनकोट घाट के नाम से जाना था। उसके बाद अपनी पहाड़ी शुरू होती है, जिसको कहते हैं हम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और सह्याद्री के बीच में जो गैप पड़ता है उसको शेनकोट घाट कहा जाता है, जो कि किसको जोड़ता है, केरल को त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। एक चीज़ तो इस अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगर दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो कौन सी है, अनाईमुड़ी चोटी, जो कि 2695 मीटर जिसकी हाइट है। तो ध्यान 2695 आपको हाइट याद रखनी है। दक्षिण भारत की सबसे, हिमालय की तो सबसे ऊंची अपने कंचनजंगा बताई दी थी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है। इस अन्नामलाई पहाड़ी के भी दो पार्ट हो जाते हैं। इसका पश्चिम वाला भाग तो कहलाता है इलायची की पहाड़ी, और इसका पूर्वी वाला पार्ट जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये कहलाती है पालवी की पहाड़ी। ये आपको अंतर समझना होगा, पश्चिमी वाली इलायची है और पूर्वी वाली पालवी की पहाड़ी। इलायची कार्डमम हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, जहाँ जो अपने गरम मसाले में इलायची होती है, खाने वाली इलायची गरम मसाले, स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती है। अब ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट, जिसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको सारी जो मेन बिंदु थे वो बता दिए। अगर बात करें पूर्वी घाट, जैसे पश्चिमी घाट पूरा सतत है, बस बीच में एक शेनकोट दर्रे से अलग हो रहा है, लेकिन पूर्वी घाट सतत ना हो, जगह जगह से क्या है, टूटा हुआ है, 3 श्रृंखलाओं में, 1 2 3, ठीक है। इसमें तमिलनाडु वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा और ओडिशा वाला हिस्सा, तीनों कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा। इसमें सबसे पहले पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो इसमें जो उत्तरवा महानदी से लेके फिर से अपना केरल तमिलनाडु तक का पूरा हिस्सा आ जाता है। महानदी के मुहाने से लेके तमिलनाडु तक का जो हिस्सा आता है वो किस में आता है, हमारे पूर्वी घाट में। इस पूर्वी घाट की बात करें तो काफ़ी कटाफटा है अपना पूर्वी घाट पश्चिमी की अपेक्षा। इसमें निचले वाले क्षेत्र में जो है हमारी अरमाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है हमारी, किसे, ओडिशा में, जो कि विशाखापट्टनम चोटी के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी हाइट है 1680 मीटर। दूसरी है हमारी जो कि हमारे किसमें, आंध्र प्रदेश में आती है, महेंद्रगिरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, महेंद्रगिरी पर्वत की हाइट क्या है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, जिसकी हाइट 1502 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है पूर्वी घाट की। और इसकी अगली ये जो आ जाती है तमिलनाडु में आ जाती है, जिसमें आपको पालकोंडा नालकोंडा वाले क्षेत्र मैंने आपको बताया था, वो इसी क्षेत्र में आ जाएंगी अपनी अन्नामलाई नल्लामलाई वाली। इसी में इन दोनों, अब दोनों के जब पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलते हैं, इसी में कृष्णा कावेरी नदी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इनके बीच में नहीं है, ध्यान रखिए, दोनों को जंक्शन है, इसको जंक्शन क्षेत्र भी कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और नीलगिरी की पहाड़ी में जो चोटी है वो है दोदा बेटा चोटी, जो कि 2637 मीटर जिसकी हाइट है। तो ये आपको जो विशेष चीज़ है घाट की वो मैंने आपको मेंशन कर दी है, क्योंकि आपको इनकी हाइट पता होनी चाहिए। दर्रे कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनकी बात हमने करी ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की, अगर इनके अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई, इनको कार्डमम हिल वाली क्षेत्र भी आपकी आई जाएगी। अगर मैं बात करूँ पूर्वी घाट की, अगर ऊंचाई की बात करूँ पश्चिमी घाट से कम, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 1100 मीटर है, ये ध्यान रखिए।
इसकी तो 1300 तक पहुंच गई थी, 1000 से 1300, उसकी 1100 मीटर ही है। और ये असतत श्रृंखला सतत नाव के टूटी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये बनी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पलार, इन नदियों के द्वारा ये टूट फूट, इन्हीं के कारण टूट फूट होकर इसमें कई जगह जगह अपरदन हो गए, इसी लगे जगह जगह से ये टूटी हुई है। इसमें 2 समानांतर श्रेणियां भी, वैलीकोंडा और पश्चिमी पालाकोंडा श्रेणी आपको बता ही दी थी। बंदर, मैंने कहा था ये तट पश्चिमी की अपेक्षा ज़्यादा कटाफटा है, तो बंदरगाही स्थिति हमारे यहाँ तो अपने भारत का सबसे उन्नत बंदरगाह भी विशाखापट्टनम भी इधर ही पड़ता है। तो जितना तट कटाफटा होगा बंदरगाही स्थिति उतनी ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने